नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं यही कामना करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया था कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सकुशल संपन्न हो गया है। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं, शुभकामनाएं आई हैं, बधाई संदेश आए हैं। मैं आप सभी लोगों को इन बधाई संदेश का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ब्लेसिंग्स, ये शुभकामनाएं, ये बधाइयां मेरे लिए हमेशा मिलती रहेंगी। और इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो भी हूँ बस आप लोगों की वजह से हूँ। तो जो भी उसमें आपने कल मैसेज किए थे, मैंने सारे मैसेज आप लोगों के पढ़े हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हैं, बहुत सारे लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछा है, कई सारे लोगों ने मेडिकल के बारे में पूछा है। ठीक है, कई सारे लोगों ने अपना एग्जाम्पल भी दिया। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि हमारे ऊपर ये केस है या मतलब वो केस था या मेडिकल की समस्या है। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम आपको ये पर्सनली जवाब देते हैं किसी को, ठीक है, तो सिर्फ वो उसी व्यक्ति तक पहुंच पाएगा, या हो सकता है ये समस्या कई लोगों की हो। इसलिए हमने इस प्रत्येक कमेंट को एक सामूहिक समस्या मान करके इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो भी आपके क्वेरीज हैं, सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे और आपके सारे कमेंट हम पढ़ेंगे जो आपने मुझे भेजे हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी इन तीनों टॉपिक, यानी कि जो भविष्य में आप कराने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है, उससे आप अभी से रूबरू हो जाएंगे ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कमेंट की। तो आज का जो पहला कमेंट है, ये देवेश शर्मा जी करते हैं। कहते हैं, सर मुझे ये बताएं, एक आदमी के ऊपर 420 का केस चल रहा है, तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन में उसको सरकारी जॉब लगेगी या पुलिस निगेटिव रिपोर्ट भेज देगी और जॉब रिजेक्ट हो जाएगा? प्लीज बताएं। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें होता क्या है, कैसे होता है। तो ये शासन से एक संस्तुति या रिपोर्ट भेजी जाती है। आपके जो जिला मुख्यालय होता है, वहां पर जो एसपी कार्यालय होता है पुलिस अधीक्षक का, वहां पर भेजा जाता है। ठीक है, फिर वहां से जिले से फिर आपके थाने पर आती है, यानी जहां पर थाना आपका होता है, थाने पर जाती है। फिर थानेदार, यहाँ का जो स्टाफ है या जो पुलिस है, आपके घर पे, आपके गांव में चेक करने जाती है, पूछती है लोगों से, या आपका जो रिकॉर्ड है उसको खोजती है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा या ऐसी कोई वो मतलब कोई केस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो ये है लीगल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद फिर वो थाने से रिपोर्ट जिले पर जाती है, एसपी ऑफिस, और एसपी ऑफिस से रिपोर्ट पर शासन को भेज दी जाती है। अब रिपोर्ट कैसी भेजी गई है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज तो यह कि आपके ऊपर कोई संगीन केस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपके ऊपर क्या है, 302 एक संगीन केस है ना, 376 का एक संगीन मामला है। ऐसे मामले आपके ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब छोटे छोटे मामले, मारपीट के मामले हैं, ठीक है, या किसी से झगड़ा हो गया है, या तो ये छोटे छोटे मामले जो है, अगर देखिए मामले ये भी ऐसा नहीं है, लेकिन इनका उतना महत्व नहीं है जितना कि बड़े केसों का होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपने थाने में संपर्क करके, ठीक है, उनको अपनी बात को समझा करके कह सकते हैं कि सर जो है जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, और उनसे रिक्वेस्ट करके, आप निवेदन करके कह सकते हैं कि सर जो हमारी रिपोर्ट आप अगर निगेटिव लगा देंगे तो सर हमारे जीवन का सवाल है, सर हमारी लाइफ का सवाल है, मेरी नौकरी का सवाल है, तो सर मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी लीगल प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना ही होगा। ठीक है, चाहे केस छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अगर केस छोटे हैं, मतलब कोई बहुत माइनर केसेस हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है, तो आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कि ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। संजय मिश्रा जी कहते हैं, सर मेरे भाई पर केस हुआ था दहेज उत्पीड़न का, उसमें मेरा भी नाम था, तो क्या मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा? कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद। मेरी शादी पहले हो चुकी है। देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपका नाम था और आपका केस है, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो सब मैनेज हो जाता है, आप सब समझदार हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मेडिकल से संबंधित है। ये आशीष शुक्ला जी कहते हैं, सर मैं बाइक से गिर गया था 2018 में, जिस कारण मुझे स्लिप डिस्क हो गई थी, लेकिन अब 70% आराम है, तो क्या मेडिकल में मुझे अनफिट किया जा सकता है?
देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेडिकल यहाँ पर होता है, जो आपके जिला अस्पताल में या फिर जो मंडल अस्पताल होता है वहां पर मेडिकल कराया जाता है, ठीक है। और एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है, ठीक है। आपको मतलब कोई बहुत बड़ी स्कैनिंग नहीं होती है, मतलब नॉर्मल सा, कोई आपको भयंकर बीमारी ना हो, ठीक है, या मतलब कोई बहुत ज्यादा जो है अनफिट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बेसिकली नॉर्मल होता है। इसलिए मेडिकल के बारे में आप निश्चिंत रहें कि आपकी स्लिप डिस्क हो गई थी, पैर टूट गया था, हड्डी चोटिल है, ठीक है, ये कोई समस्या नहीं, मैं कट गया था, फट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेडिकल नॉर्मल होता है, आप परेशान बिल्कुल मत हो। मेडिकल में कुछ भी नहीं होगा, आप ये जान लीजिए, ठीक है। एक नॉर्मल सी फॉर्मल सी रिपोर्ट जाती है, शासन को भेज दी जाती है, आप खुद जमा करने जाएंगे उसको, कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। साक्षी सिंह जी कहती हैं थैंक यू सो मच सर, आपने फादर स्पेलिंग मिस्टेक तो सॉल्व कर दिया, बट सर मेरे पास मार्कशीट तो है बट डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है सर, क्या करूं, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। देखिए सारे डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है, हाई स्कूल से लेकर के और अप टू जो कि आपकी ग्रेजुएशन है, पीजी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दर्शाए हैं, जो भी आपने क्वालिफिकेशन दर्शाई है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आयोग आपको समय देता है, आपसे एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा, अंडरटेकिंग जिसको फॉर्म कहते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। यानी कि आपकी प्रोसेस है वो अंडरटेकिंग में है, आपको समय दिया जाएगा 10 दिन का, 20 दिन का, कि आप जो है इतने समय के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपका छूटा हुआ है उसको आप विद इन टाइम जमा कर दें, ठीक है। और जब आप कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, आप अंडरटेकिंग में रहेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सके तो आप पहले से बनवा के रखिए, अभी तो समय है आपके पास, ठीक है। तो जो भी आपके डिग्री, डिप्लोमा है, जो मार्कशीट है, या करेक्शन करवाना है किसी के नाम में, तो अभी से करवा लेंगे तो समस्या आपको नहीं होगी। अगला है रुचि अग्नोत्री जी कहती हैं सर मुझे ये जानना है कि अगर 12th की मार्कशीट में मम्मी के सरनेम में एक अल्फाबेट नहीं है तो एफिडेविट से काम हो पाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र होता है उसमें जो नाम होगा वही नाम हमेशा आपका चलेगा, ठीक है। यानी जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट होती है उसी के आधार पर आगे का नाम चलता है। बाकी अगर मार्कशीटों में किसी डिप्लोमा या किसी प्रमाण पत्र में नाम में कोई गड़बड़ी है, कोई इशू नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, शपथ पत्र बनवा लीजिए और आपका काम हो जाएगा। कृष्णा मौर्य जी कहते हैं सर मैंने 2016 में आरओ का पेपर नहीं दिया था, क्या मैं अब दे पाऊंगा? आंसर जरूर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आप दे पाएंगे। देखिए ये भी मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, अगर आपने 2016 आरओ का फॉर्म भरा है, फॉर्म अप्लाई किया है, आपने परीक्षा दी है या नहीं दी है, कोई इशू नहीं है, अब आप आप परीक्षा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने दी हो चाहे ना दी हो, ठीक है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। और इससे संबंधित और भी कई सारे कमेंट आए थे कि जैसे कुछ लोग कह रहे सर मैं एडमिट कार्ड कैसे निकालूंगा और मेरा एप्लीकेशन तो खो गया, बहुत पुराना था। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप जाएंगे www.uppsc.nic.in, ठीक है। इसके बाएं साइड में कई सारे कॉलम्स होते हैं, कई सारे सेगमेंट होते हैं, तो आप उन सेगमेंट में नीचे जाएंगे, नीचे से दूसरा या तीसरा होता है, लिखा होता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका नाम, आपका फादर नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका सेक्स यानी कि मेल फीमेल, ठीक है, और नीचे एक वेरिफिकेशन कोड आता है, उसको भर के आप सबमिट करेंगे तो आपने लोक सेवा आयोग के जितने भी फॉर्म अभी तक भरे होंगे सारे फॉर्म का डिटेल वहां से आपको मिल जाएगा, आपका नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ वहां से आपका मिल जाएगा। तो आप देखेंगे आपने जो फॉर्म भरा होगा उसका डिटेल आपको वहां पर मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप आराम से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। साक्षी सिंह जी कहती हैं अच्छा इनका तो कमेंट हो गया है। आंचल शर्मा जी का सवाल है सर 2016 वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने सबमिट किया अब वो कहां से डाउनलोड करें? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने सेव किया था कि नहीं। मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया है। अगला कमेंट है हाँ, ये कहते हैं संदीप गुप्ता जी हैं,
सर प्रणाम। जैसे मैं यूपी एसआरटीसी यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जॉब करता हूं, तो क्या मुझे फॉर्म फिल करते समय जॉब को दिखाना कंपलसरी है कि नहीं, या मैं अपनी जॉब को ना दिखाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्लीज रिप्लाई। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है किसी प्रकार की हेरा फेरी और चोरी ना करें, ठीक है। मेरा सुझाव यही है, जो भी है उसको आप लीगल प्रक्रिया के तहत जो भी है, ठीक है। जैसे आप फॉर्म जब भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जो किसी वर्तमान जॉब में हैं, ठीक है। आप नहीं कर देंगे, मान लो भविष्य में आपके खिलाफ कोई जांच होती, कोई समस्या आती है, ठीक है, और पता चलता है कि आप जॉब में थे, आपने नहीं बताया, ठीक है, तो आपने एक तरह अपना तथ्य छिपाया है, ठीक है। और बाकायदा जब फॉर्म वगैरह भरा जाता है, वहाँ डिक्लेरेशन होता है, घोषणा होती है कि मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है, जो भी मेरी जानकारी में वो सत्य है ना। और अगर ऐसा कुछ भविष्य में पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, फंसने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फ्रॉड ना करें, ठीक, कोई तथ्य ना छुपाएं। जॉब दिखाने से कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप जॉब दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, तो अंतिम समय में आपको अपने पुराने विभाग से एनओसी लेकर के नए विभाग में आपको जमा करनी होगी, ठीक है। इसलिए कोई तथ्य छिपाना अच्छी बात नहीं होती है। रूपक दुबे जी कहते हैं, सर ओ लेवल किस डेट तक होना चाहिए? जब मेंस का फॉर्म फिल करते हैं उस डेट तक, या जब फॉर्म फिल करते हैं जब तक का? देखिए, जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि प्री का फॉर्म आता है, यानी कि नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट तक, मान लो लास्ट डेट कितनी है, मान लो 10 जुलाई 2020 है, ठीक है, तो 10 जुलाई 2020 तक सारी क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई हैं वो एक एक आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी क्वालिफिकेशन का मान लो रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है और वो 10 जुलाई के बाद आता है, तो वो नहीं माना जाएगा। चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो ओ लेवल हो, या कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो, तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, उस तक आपको सारी योग्यताएं धारित करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, बाद में आपका नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, राज शर्मा जी कहते हैं, सर 2 क्वेश्चन है आपसे। मेडिकेशन में डायबिटीज से कोई प्रॉब्लम है या ज्वाइनिंग हो जाती है? और दूसरा मेरा यूपी डोमिसाइल 2012 का है, जॉब से पहले न्यू डोमिसाइल बनवाना होता है क्या? देखिए, डायबिटीज है या कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो तो नॉर्मल सी चीज है। वैसे आप देखें कि इस समय तो आजकल 10 में से 8 लोगों को शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गई है, ठीक है। कोई चेक ना कराए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो शुगर का पेशेंट है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, डायबिटीज से कोई समस्या नहीं है, आप मेडिकली फिट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी बात, डोमिसाइल आपका 2012 का है, ठीक है। डोमिसाइल कितना ही पुराना हो, लेकिन आपका नेट पर शो होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से बनवाया है ये भी मैटर नहीं है, आपका नेट पर शो होना चाहिए, कितना पुराना कितना नया है, कोई समस्या नहीं है आपकी। कृष्णा मौर्य जी कहते हैं, सर ओरिजिनल मार्कशीट एंड डिग्री भी जमा हो जाती है वेरिफिकेशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, जो हम लोग फोटोकॉपी जमा करते हैं, एक तो मेंस के टाइम पे एक सेट जमा करते हैं, और जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो 2 सेट फोटोकॉपी के स्वप्रमाणित अभी लगे हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, यानी कि जो हमारे ओरिजिनल दस्तावेज हैं उनसे उनको वेरीफाई कराया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फोटोकॉपी कुछ और दे रहे हैं, हमारे ओरिजिनल कुछ और है, या मतलब हमने फोटोकॉपी दे दी है, ओरिजिनल जो है हमारे पास है ही नहीं, या खो गया है, या मिला नहीं है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाता है, बस वो मिलान कर लेते हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुरंत वापस कर देते हैं, जमा नहीं किए जाते हैं। नीतीश चौहान जी कहते हैं, सर रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी चैनल को कंटिन्यू रखिएगा, कृपया करके अपना आप पढ़ाना नहीं छोड़ना जॉब के कारण। देखिए, बिल्कुल नहीं, हम तो कई बार आपसे कह चुके हैं, ठीक है। हाँ, इरेगुलरिटी हो सकती है, हो सकता है कभी आपको वीडियो मिलने में दिक्कत हो जाए, थोड़ी समस्या हो जाए, या टाइम लग जाए, या किसी दिन ना भी मिले, तो ये समस्या हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी जॉब की वजह से भागदौड़ करनी होगी, कभी लखनऊ जाना होगा, कभी कहीं जाना होगा, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। तो इस वजह से किसी दिन व्यवधान हो जाए, हो सकता है आपको वीडियो ना मिल पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वीडियो मैं दूं, अधिकतम आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हाँ, और रही बात कि चैनल तो बंद कभी होगा ही नहीं, ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि अब ये हमारा और आपका साथ कभी जीवन में छूटेगा, ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है, कभी नहीं छूटेगा।
अंशुल कुशाग्र जी कहते हैं सर मैं बैंकिंग जॉब में पहले से हूँ, यूपीपीएससी आरओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कृपया एनओसी के बारे में थोड़ा जानकारी दें क्योंकि डिपार्टमेंट एनओसी देने में परेशानी उत्पन्न करते हैं, कृपया सहायता करें इस टॉपिक पर। देखिए एनओसी तो आपको लानी होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लानी होगी और एनओसी जो आप लाएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर आपको जमा भी करनी होगी, ठीक है। अब देखिए आपका डिपार्टमेंट एनओसी देता है नहीं देता है, ये आपको मैनेज करना होगा कि वो किस तरीके से देंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, ठीक है। तो इस आधार पर आप कोशिश करिए कि एनओसी आपको मिल जाए, ठीक है, और उसको ला करके आपको यहाँ पर जमा करना होगा। चंदन चौधरी जी कहते हैं सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी दोनों चेक होते हैं कि ओनली फोटोकॉपी? भैया दोनों चेक होंगे तो मिलान किया जाएगा, वेरीफाई कैसे होंगे। स्वाति सिंह जी कहते हैं अगेन कांग्रेट सर, बस मन हो रहा है नेक्स्ट ईयर 2016 के वेरिफिकेशन में एक नाम मेरा भी हो। थैंक यू सर, बिल्कुल आपका नाम होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और अगला कमेंट है ये बड़ा लंबा कमेंट लिखा है, ये शालिनी साहू जी हैं गाजियाबाद यानी गौतम बुद्ध नगर से लिख रही हैं सर आप बहुत हार्ड वर्क पर्सन हैं और सभी गुणों से परिपूर्ण हैं और साथ ही साथ आपका व्यवहार में बहुत एक अपनापन झलकता है। आपके जैसे गुरु बहुत कम मिलते हैं सर। कुछ कहा संत कबीर ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। जिस प्रकार दूध में चावल डालने से खीर बनती है उसी प्रकार आप जैसे गुरु के पढ़ाने से तकदीर बनती है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके सर। हो सके तो मेरा भी कमेंट पढ़ना, पर सर ये मेरी लिखी लाइनें आपको समर्पित हैं। जिस दिन भी सर मेरा सिलेक्शन होगा मैं सबसे पहले आपके चरणों को स्पर्श करूंगी। शालिनी गाजियाबाद। शालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूं कि आपके इतने अच्छे विचार हैं। और बिल्कुल सही बात है, गुरु गोविंद तो हमारे बहुत सारे गुरु हैं, मैं भी उनको अपने गुरु का दर्जा देता हूं। जब भी जाता हूं उनके चरण स्पर्श करता हूं और पूरा सम्मान देता हूं, ठीक है। और आपने इतने अच्छे शब्द लिखे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और चाहते हैं कि आप अधिकारी जल्दी से बने और आकर के अपने चैनल पर इंटरव्यू दें, हमसे सचिवालय में मुलाकात करें, यही हमारी कामना है। शुभकामनाएं आपके लिए हैं, भगवान आपकी मदद करे। नेक्स्ट कमेंट है ये हाँ ये देखिए लिख रहे हैं आराध्या सिंह जी लिखते हैं पिक अगर नहीं मिली ओल्ड वाली तो न्यू पिक लगा सकते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं, सेम पिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो आपने फॉर्म में फोटो लगाई थी वो अगर नहीं है तो आप नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो पर साइन करिए और हस्ताक्षर करके वो साइन करके डेट डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। चंदन चौधरी जी कहते हैं, इनका तो कमेंट खैर हो गया है, दोबारा से आ गया है। स्वाति माहेश्वरी जी कहती हैं सर प्लीज रिप्लाई, 69,000 और एलटी ग्रेड दोनों में सेलेक्ट हूँ। फैमिली कह रही है कि जो पहले मिल जाए उसमें ज्वाइन कर लो। 69,000 में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो क्या सर इजीली निकल जाएंगे डॉक्यूमेंट या नहीं? प्लीज सर ये रिप्लाई जरूर करना, क्या करना चाहिए? देखिए ये तो जहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, डाइट पर यहाँ पर जहां पर भी हो रहे हैं, आप उनसे जरूर पूछ ले जाएगा कि सर अगर हमको बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर हम वापस लेना चाहें तो क्या प्रावधान है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट मतलब समय से पहले मिल सकते हैं, यानी कि हम जब चाहते हैं तो क्या वापस मिल सकते हैं? इसलिए उस विभाग से जहां पर आप जमा कर रहे हैं वहां के अधिकारियों से, कर्मचारियों से आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, तभी आप कोई निर्णय लीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास इतनी परफेक्ट जानकारी नहीं है उस विभाग की कि वहां पर क्या होता है। हाँ, अगर लोक सेवा आयोग से संबंधित ऐसा मैटर होता तो मैं आपको जरूर सटीक जवाब दे देता, लेकिन वहां के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आपको हम परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आप कंफर्म जरूर कर लीजिए तभी जमा करिएगा। चंद्रमणि शुक्ला जी कहते हैं सर आपसे एक चीज पूछना है सर, पुलिस वेरिफिकेशन में जैसे किसी के ऊपर कोई केस होता है तब क्या होता है? मेरे ऊपर बहुत पहले हुआ था लेकिन अब कोर्ट से फाइनल हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई,
तो सर क्या आयोग रिजेक्ट कर देगा? बिल्कुल नहीं रिजेक्ट करेगा। आप जो है बाकायदा बरी हो गए हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप जो है सेलेक्ट होइए और आपका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। अगला ये कमेंट है, राज शर्मा जी कहते हैं कांग्रेट सर। सर 2 क्वेश्चन है आपसे, इनका अच्छा हो गया, सॉरी। हाँ, अभिषेक पंकज जी कहते हैं सर अगर कोई अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते समय ये छुपा देता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और फाइनल सिलेक्शन होने पर वो सीधे पहली जॉब को रिजाइन करके ज्वाइन कर सकता है क्या, बिना एनओसी दिए? ऐसा कोई अभ्यर्थी पहुंचा था क्या सर जिसके पास एनओसी ना हो और वो रिजाइन लेटर दे दे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर जरूर बताइएगा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्यों आप तथ्य छिपाएंगे? कोई आप चोरी तो कर नहीं रहे, आप तो नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो अच्छी बात है भाई कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब को आपको जो है जंप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्यों छुपाएंगे? मुझे ये समझ नहीं आता आप क्यों छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? आप चोरी कर रहे हैं क्या, या चोरी से जॉब पाई है? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए छुपाइए मत जो भी तथ्य सामने है, ठीक है। चूंकि आप चाहे केंद्र सरकार की अंडर में हो या फिर राज्य सरकार के अंडर में हो, सरकार के अंडर में ही आप जॉब करें, कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, कुछ मत छुपाइए, सब कुछ बताइए, पूरा एकदम से नीट एंड क्लीन रखिए अपने आप को। अपनी छवि को क्यों धूमिलाप करेंगे? बिल्कुल मत छुपाइए। अगर मान लो भविष्य में कोई पता चला तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए छुपाने का कोई सवाल नहीं उठता है। अभिषेक राज जी कहते हैं बिल्कुल सर, आपका हर वीडियो मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये आपकी मेहनत की देन है कि मुझे लग रहा है कि आपके पीछे पीछे मैं सचिवालय जरूर पहुंचूंगा और वहीं पर आपका आशीर्वाद भी लूंगा और आपको गुरु दक्षिणा भी दूंगा। मैं भी लखनऊ से हूं सर, प्लीज 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 मेरा नाम भी एक बार ले लीजिएगा। मैं सर अगले संडे में आपके कमेंट का सेक्शन का इंतजार करूंगा। और हाँ सर, प्लीज निरंतरता कैसी बनी रहे इस पर जरूर कहा जाएगा। चलिए, आपका संडे से पहले ही आपका नाम शामिल हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल आप लखनऊ से, अच्छी बात है, आपसे मुलाकात भी होगी और आप जल्दी से सिलेक्शन लें, सचिवालय में आपसे मुलाकात होगी, आपका हम स्वागत करेंगे। और निरंतरता तो जरूरी है। अगर आप अपना लक्ष्य भेदन करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल को, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो निरंतरता बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी काम करें कॉन्टिन्यूटी के साथ करें। 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे जो भी आप पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई आपकी रेगुलर होनी चाहिए। बाकी काम छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कमेंट है, बड़ा ही भयानक टाइप का कमेंट है भाई साहब का। अभय मिश्रा जी हैं, कहते सर नौकरी की तैयारी करते करते जवानी ढली जा रही है और शादी विवाह में देरी हो रही है। अतः ये बताइए कि जो लोग, या जैसे कि मैं ही 32-33 साल का हो गया हूँ, तो विवाह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। घर पे सब कह रहे हैं शादी कर लो, कब तक नौकरी की आस में बैठे रहोगे। उनका भी कहना काफी हद तक ठीक ही है। इसी चीज को लेकर सर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि शादी के लिए हाँ करूं या नहीं, क्योंकि नौकरी जब लगे या ना लगे ये हमको नहीं मालूम। हमको तो बस यही मालूम है कि अगले वर्ष में 33 साल का हो जाऊंगा। कृपया मार्गदर्शन करें, वीडियो बना दीजिए इसी पे एक। इतनी डिमांड इनकी है कि इस पे एक वीडियो बना दीजिए। देखिए, आपकी समस्या तो सही बात भयंकर है, थोड़ी गंभीर है, लेकिन मैं यही कहूंगा, ठीक है, कि देखिए शादी तो एक नॉर्मल सी बात है, सामाजिक बंधन है, बनना बहुत जरूरी है। और शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, नहीं खाता वो भी पछताता है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब पछताना है ही तो खा के पछताना चाहिए, है ना। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे पहले अगर आप जॉब में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लड्डू खाने का स्वाद कुछ अलग ही होगा, अंदाज वो निराला होगा, ठीक है। तो अभय मिश्रा जी, मैं आपसे एक टाइम ड्यूरेशन देता हूं कि आप 1 साल के लिए, मेरे कहने से, आपके अगर माता पिता सुन रहे हो तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि वो आप अपने बेटे को, अपने सुपुत्र को 1 साल का समय दें। और अभय मिश्रा जी, इस 1 साल को अपने जीवन का आप अंतिम साल के मान के चलिए और इतनी मेहनत करिए, इतना जी जान लगा दीजिए कि अगले साल इसी डेट तक, इसी दिन तक आपके आगे कुछ ना कुछ एक टैग लगा हो कि आप इस विभाग में या इस मंत्रालय में, आप जो डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करिए कि 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और आप अगले साल शादी करिए, मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपकी बारात का, ठीक है। इसलिए मैं आपसे, आपके परिवार वालों से निवेदन करता हूं कि 1 साल इनको, अभय जी को जरूर दिया जाए। इसके बाद अगर नहीं होता है तो इनकी शादी कर दी जाए।
अगला कमेंट है, गुरुजी लखनऊ में जाके भी आप दिया जलाना मत भूलना, क्योंकि इस जालसाज दुनिया में आपके जैसे दिया मिलना बहुत मुश्किल है। सब यूट्यूब वाले ओनली वादा करते हैं, बट आप ही वो दिया है जिसने वादा भी किया और पूरा भी कर रहे हो आप। बिल्कुल भैया, मैं हमेशा दिया जलाता रहूंगा, और दिया नहीं मतलब मैं बहुत बड़ा दीपक जलाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस दीपक की रोशनी बहुत दूर तक जाए और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचे। आप देख रहे हैं कि अपने परिवार में, अपने चैनल पर लगभग 15,000 लोग जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि ये संख्या बहुत जल्दी बढ़े और इस दिया का प्रकाश इतना फैले कि पूरे भारतवर्ष में कम से कम तो इसका प्रकाश फैले ही, और जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने मतलब पूरा जो देश है, हमारी जो 130-135 करोड़ आबादी है, उस तक ये रोशनी पहुंचे और अधिकतम लोग इस प्रकाश से ऊर्जान्वित हो सके, उनको मिल सके और वो अपने जीवन में कुछ नया सवेरा, नई रोशनी ला सकें। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, और इसके लिए हमें आपकी बहुत सारी शुभकामनाओं और आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्य हम अकेले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके सहयोग की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इन सारी चीजों के लिए कभी निराश नहीं करेंगे। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर, इस डीपी एडुकेटर फैमिली के ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे, और मैं आपके लिए हमेशा जीवन भर पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल से, मन से, लगन से हमेशा ऐसे ही समर्पित रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।